आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है मान लीजिए कि प्रश्न 4 में उल्लिखित लूप स्थिर है, किंतु विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक में धारा का मान कम किया जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.2 टेस्ला पर सेकंड की दर से घटता है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने चौथे नंबर प्रश्न को पढ़ा था, उसी की ये बात कर रहा है। तो उसमें एक लूप बनाया गया था जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक में कह रहा है कि मान लेते हैं कि धारा का मान कम किया जा रहा है, जो लूप प्रश्न संख्या 4 में था। अब जाहिर सी बात है कि विद्युत चुंबक में धारा का मान कम करेंगे तो चुंबकत्व भी कम होगा, और किस दर से कम हो रहा है वो बता रहा है कि इसका प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से घट के 0.2 टेस्ला पर सेकंड की दर से घट रहा है। अब कह रहा है कि अब यदि लूप का कटा भाग जोड़ दें, लूप पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं था तो उसको जोड़ दिया गया है, जब उसको हम जोड़ देंगे तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें करंट का फ्लो होगा। और करंट का फ्लो का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जब जाएंगे तो उन बहुत सारी संख्या में जाएंगे तो उनमें आपस में घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन, उसकी वजह से हीट जनरेट होगी। तो वही कह रहा है कि जब जोड़ देते हैं तो जिससे प्राप्त बंद लूप का प्रतिरोध 1.6 ओम हो तो बंद लूप जो जोड़ने के बाद बना अगर उसका प्रतिरोध 1.6 ओम है, यानी रेजिस्टेंस 1.6 ओम है, तो इस लूप में ऊष्मन के रूप में शक्ति का ह्रास क्या है। तो हीट के रूप में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो कितना है, इस शक्ति का स्रोत क्या है और ये कहाँ से प्राप्त हो रही, तो ये हमको बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें शक्ति का ह्रास निकालना है, यानी पावर लॉस कितना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ा करते थे पावर लॉस का, P = VI बराबर V²/R। ये हमारा फार्मूला होता था। V = IR होता है। अब यहाँ पे IR रख देंगे तो कट के यही आ जाएगा, तो इसको समझ, कट के ये आ जाएगा, जो भी निकल जाएगा। ये फार्मूले हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पर देखिए लगाया गया है, EI लिखा है, VI भी लिख सकते हैं आप लोग। E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। तो लूप का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 8 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लेते हैं, ये चौथे क्वेश्चन में दिया गया होगा इसलिए डायरेक्ट इसने लिख दिया है। तो लूप का क्षेत्रफल A = 8.4 8 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देख भी लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर देखें, ये 8 × 2 सेंटीमीटर यह रेक्टेंगुलर वायर लूप था। तो जो है, और प्रारंभिक जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 0.3 थी, इससे 0.02 टेस्ला पर सेकंड ये घट रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिया हो गया हमारा 16 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का मान जो है वो घट रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे जो उस इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू भी घट रही है। तो प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से
0.02 टेस्ला पर सेकंड की दर से घट रहा है, यानी 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड घट रहा है। इसलिए यहाँ पर dB/dt हो गया हमारा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितनी दर से घट रहा है, 0.02 टेस्ला पर सेकंड। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये समय, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला प्रति सेकंड समय। और चुंबक उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हमको दिया गया है इसी क्वेश्चन में, R बराबर 1.6 ओम। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब देखिए हमको शक्ति ह्रास निकालना है। शक्ति ह्रास P = VI होता है या EI होता है, तो हमें E चाहिए और I चाहिए, दो चीज़ चाहिए। तो हमको dB/dt दे दिया गया है, रेजिस्टेंस दे दिया गया है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर dφ/dt, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगी वही विद्युत वाहक बल का निर्धारण करेगी। और फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगी, d/dt ब्रैकेट में BA, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो लूप का क्षेत्रफल है। तो ये BA लिख दिया गया, पीछे सब पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा A × dB/dt, क्योंकि A हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समय के हिसाब से बदल रहा है, इसलिए dB/dt। तो E बराबर हो गया या विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स = हो गया क्षेत्रफल 16 × 10⁻⁴ और dB/dt 0.02 है। सॉल्व किया तो आ गया 3.2 × 10⁻⁵ वोल्ट। अब प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट I = E/R, V = IR हमको पता है, तो I = E/R हो जाएगा। E दिया है 3.2 × 10⁻⁵/1.6, दिया क्या है अभी निकाला है हमने, करंट रेजिस्टेंस हमको दिया है, तो सॉल्व करने पे आ गया 2 × 10⁻⁵ एम्पियर। अब हमको E भी प्राप्त हो गया, I भी प्राप्त हो गया, तो अब हम P निकाल सकते हैं, क्योंकि P = EI होता है। E हमारा है 3.2 × 10⁻⁵, I हमारा है 2 × 10⁻⁵, तो ये आ गया 6.4 × 10⁻10 वाट। अब देखिए ये जो पावर लॉस हो रहा है कहाँ से एनर्जी आती है, तो यह शक्ति चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करने वाले वाह्य स्रोत द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये पावर कहाँ से आती है, जो हम बाहरी पावर दे रहे हैं जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसी से ये पावर जनरेट होती है। ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार लूप जिसकी भुजाएं x एवं y अक्षों के समांतर है। तो वर्गाकार है यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर की तरह हैं, और कह रहा है जिसकी भुजाएं x एवं y अक्षों के समांतर है। तो ये जो वर्गाकार लूप है इसकी भुजाएं x y अक्ष के समांतर है। 3 डायमेंशनल जब फिगर बनाते थे उसमें x y और z एक्सिस होते थे, तो x और y एक्सिस में इस वर्गाकार लूप की भुजाएं हैं। x दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाया जाता है। अब ये जो वर्गाकार लूप है, स्क्वायर लूप है, इसको x डायरेक्शन में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाया जा रहा है। लूप तथा इसकी गति का परिवेश धनात्मक दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है। तो ये जो लूप है हमारा और इसकी जो गति है उसके अगर दिशा की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र की धनात्मक दिशा है उधर ये इसका घूमने की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र ना तो एक समान है और ना ही समय के साथ नियत है। जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो ना ही एक समान है और ना ही समय के साथ नियत है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो कह रहा है द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। ना ही वो एक समान है और ना ही समय के साथ स्थिर है। अब आगे कह रहा है इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो
ऋणात्मक दिशा में, देखिए लूप घूम रहा है धनात्मक दिशा में जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो धनात्मक दिशा से अगर ऋणात्मक दिशा में आएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घट कितना रहा है, 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड के दूरी के हिसाब से प्रति सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से घट रहा है। अर्थात देखिए फिर समझाना चाह रहा है कि अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सेंटीमीटर दूरी पर क्षेत्र के मान में 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर है। अर्थात ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सेंटीमीटर दूरी पर क्षेत्र के मान में 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही। तो ध्यान दीजिए ऋणात्मक क्षेत्र में 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर की कमी नहीं, वृद्धि हो रही है, इसीलिए उसने ब्रैकेट में और अच्छे से बता दिया। कह रहा है तथा क्षेत्र के मान में 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड की दर से कमी भी हो रही है। देखिए थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। कह रहा है द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। तो दो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस यानी खाली जगह में एक समान नहीं है, और नॉर कांस्टेंट इन टाइम, और ना ही समय के साथ स्थिर है। इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। इसमें प्रवणता है यानी प्रति सेंटीमीटर में परिवर्तन हो रहा है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर एलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। दैट इज इट इंक्रीजेज बाय 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर एज वन मूव इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करें यानी जाएं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर की दर से इंक्रीज कर रहा है, ये कह रहा है। एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम, और समय के साथ डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड, और समय के अनुसार 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड से घट रहा है। तो कुल मिला के यही बात जो ऊपर कही है प्रवणता वाली वही यहाँ पर नीचे कह रहा है, लेकिन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने पर ये इंक्रीज कर रहा है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड यानी कितना परिमाण होगा ये हमको बताना है और लूप में। और इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.5 मिली ओम, जिसका रेजिस्टेंस हमको 4.5 मिली ओम दिया गया। तो ये चीज़ें हमको लूप में दे दी गई हैं। तो यही चीज़ हिंदी वाली में देखते हैं। तो कुंडली का प्रतिरोध 4.5 मिली ओम दे दिया गया है, प्रेरित धारा का परिमाण एवं दिशा हमको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो लूप का प्रतिरोध दे दिया गया है R बराबर 4.50 × 10⁻³ लूप की एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, और जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन प्रति सेकंड हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसलिए ΔB/ΔX लिखा गया। प्रति सेंटीमीटर परिवर्तन हो रहा है। अगर प्रति सेकंड होता है तो ΔB/ΔT लिखते, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके। तो ये परिवर्तन कितना है, -10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, यानी -10⁻1 टेस्ला पर मीटर। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो गया -0.1 टेस्ला पर मीटर। अब ध्यान दीजिए कि धनात्मक अक्ष से ऋणात्मक अक्ष की ओर ये बढ़ रही है, यानी धन से ऋण की ओर बढ़ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, इसलिए ऋण चिन्ह लगा। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, देखिए लिखा है ना, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए ऋण चिन्ह लगाया गया कि पता चले कि ऋणात्मक दिशा में बात की जा रही है।
अब हमारा dx/dt इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विद इट्स साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी 12 सेंटीमीटर की भुजा का एक स्क्वायर लूप वर्गाकार लूप है जो समांतर है एक्स और वाई एक्सिस में, और ये मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये जो मोशन है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी dx/dt है। तो इसीलिए यहाँ पर dx/dt बराबर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर है। और अब अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर फिर थोड़ा सा बारीकी से समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है या जो परिवर्तन हो रहा है, घटना न कहें परिवर्तन हो रहा है, वो 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर पे है। और यहाँ पर देखिए जो कह रहा है वो कह रहा है डिक्रीजेज इन टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। तो ये हमारा dB/dt है प्रति सेकेंड, और ये हमारा dB/dx है। तो दोनों में अंतर है, dB/dx -10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड और dB/dt इक्वल टू -10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। दोनों इतने ही हैं, 3 बातों को ध्यान देना। अब देखिए नीचे कह रहा है कि dB/dx तथा dB/dt दोनों का चिन्ह ऋणात्मक लिया गया है, क्योंकि x तथा t दोनों के बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो दोनों के बढ़ने के साथ dB/dx का है या dB/dt दोनों का चिन्ह ऋणात्मक लिया गया है, क्योंकि x तथा t दोनों के बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। इसको फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कह रहा a square loop of side 12 centimeter with its side parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction in an environment contains a magnetic field in the direct positive z direction। जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में, इसको ध्यान देना है। और यूनिफॉर्म भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है समय के साथ, मतलब दूरी के साथ एक समान भी नहीं है और समय के साथ भी ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब स्थिरता हो। तो इट हैज ए ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर लॉन्ग द नेगेटिव z डायरेक्शन। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, और ये ग्रेडियंट की जो बात हो रही है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में हो रही है दूरी के साथ प्रति सेंटीमीटर है, और यही बात समय के साथ भी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो dB/dx साइन में नेगेटिव साइन लगाया गया है, क्योंकि दोनों का चिन्ह ऋणात्मक लिया गया है, क्योंकि x तथा t दोनों के बढ़ने के साथ चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है द फील्ड इतना ग्रेडियंट along the negative z direction that it is increased by 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर as one move in the negative x direction। जब नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करते तो बढ़ती, तो यानी उल्टा हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाया गया। और समय के साथ देखिए डिक्रीज, समय बढ़ रहा है तो डिक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो समय का भी उल्टा, इसलिए दोनों में नेगेटिव साइन लगाया गया, ये बताने का मतलब।
तो अब देखिए क्या है, नेगेटिव क्यों लगाया गया, ये चीज़ हमको स्पष्ट पता चल गई। अब चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो माना कि लूप की भुजा ए है। अब x दूरी पर स्थित dx चौड़ाई की एक पट्टी पर विचार कीजिए। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे तो ऐसे करना है कि चुंबकीय क्षेत्र घट तो रहा है लेकिन किस दर से घट रहा है उसके हिसाब में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। तो माना कि एक भुजा जो है लूप की वो a के बराबर है और x दूरी पर स्थिर dx चौड़ाई की एक पट्टी पर विचार करना। तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है x और y, और ये वेलोसिटी दिखाई गई है, और ये ABCD भुजा दिखाई गई है। इसी में ये पट्टी मान लेते हैं कि dx चौड़ाई की एक पट्टी है। तो माना इस पट्टी पर चुंबकीय क्षेत्र BXT है। देखिए दूरी के साथ भी परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए x, t लिखा गया तथा इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, dA या डेल्टा A इक्वल टू A dx। ये लिख दिया गया कि A और dx। देखिए ये भुजा स्थिर है लेकिन इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको A लिखा गया, इसको dx लिखा गया ये भुजा। क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो एक भुजा ये एक भुजा ये, दो भुजाएं हमको लेना पड़ेगा। इसलिए इस पट्टी से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर B इंटू डेल्टा A होगा, क्योंकि B स्थिर है और क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा उसमें x t लिखा गया है। यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो बात हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ डॉट डॉट बनाया गया है। तो जो x y दिशा है उसके उलट z दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और z दिशा में है। और जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है वो समय के साथ भी है और दूरी के साथ भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसकी दिशा z दिशा में, इसलिए BXT वैसे का वैसे लिख दिया गया, क्योंकि हमें परिवर्तन अभी x और y दिशा में देखना है। तो इसलिए A dx लिख दिया गया क्षेत्रफल की जगह। अब इसलिए लूप से बद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर A भुजा तो स्थिर है तो A लिख दिया गया है। x में कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक परिवर्तन करना है, तो x बराबर 0 से यहाँ A तक परिवर्तन हो सकता है। तो ये भुजा और ये भुजा, कहने का मतलब ये है। तब मान लीजिए x बराबर 0 से यहाँ तक पूरी भुजा, तो x बराबर 0 से आगे जितना भी होता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BX, t dx इक्वल टू A, यहाँ पर बाहर आ गया क्योंकि ये नियत है। अब यहाँ पर x बराबर 0 से A तक, तो BXT इंटू dx हो जाएगा, बाहर आ गया। इसलिए डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, A d अपान डी टी। जब इधर dt किया गया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो x बराबर 0 से A BX, t dx, तो यह हो गया A x बराबर 0 से A तक। अब डेल्टा अपान डेल्टा टी, ये BXT इंटू इधर dx हो जाएगा, जैसा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 से A तक, अब ये डेल्टा B अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा B अपान डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपान डेल्टा टी। मतलब जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है पूरा समय के साथ, दूरी के साथ, वो सब लिख दिया गया जैसा यहाँ पर था x t और dx। तो यहाँ पर x t और dx, तो डेल्टा B अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा B अपान डेल्टा x इंटू dx अपान डी टी इंटू ये बाहर ब्रैकेट के dx आ गया। चूँकि डेल्टा BXT अपान डी टी इक्वल टू डेल्टा B अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा B अपान डेल्टा x इंटू dx अपान डी टी, इस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है जैसा डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अब यहाँ पर देखिए A x बराबर 0 से A तक, अब ये जो सब लिखे गए हैं उनको लिख देंगे dB अपान डी टी माइनस 10⁻³ अब dB अपान dx माइनस 0.1 इंटू dx अपान dt 0.08 है इंटू dx, तो ये आ गया माइनस A
इसको हम लिखेंगे तो 0.001 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस को बाहर कर दिया गया, प्लस 0.008। ये x बराबर 0 से a तक dx हो जाएगा, ये हो गया माइनस 0.009 a इंटू a माइनस 0। यहाँ से पूरा बड़ा a है और मैक्सिमम a है, मिनिमम 0 है, तो ये आ गया माइनस 0.009 इंटू a की पावर 2 या a स्क्वायर। अब सॉल्व किया तो हो गया माइनस 0.009 इंटू ये जो a था 12 गुणे 10⁻⁻² था, स्क्वायर करेंगे तो वो 144 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा d∅dt यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकल आएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो E बराबर माइनस d∅dt ये होता है। माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है विद्युत वाहक बल, लेंज का नियम। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो ये आ गया, निगेटिव में है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो d∅ हो गया 0.009 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻4। समय प्रति सेकंड है तो एक लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, तो ये आ गया 1.296 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। इतना हमारा विद्युत वाहक बल आ गया। अब प्रेरित धारा निकालना है तो यही V = IR, तो I = E/R, तो ये आ गया 1.296 इंटू 10⁻⁻4। रजिस्टेंस हमको दिया है 4.5 मिली ओम था, तो ओम में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 2.88 इंटू 10⁻² एम्पियर। अब देखिए लेंज का नियम हमने पढ़ा था कि जो धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धारा की दिशा ऐसी होगी जो जेड दिशा में चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी। तो जेड दिशा में अगर चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो उसका विरोध करेगी, तो इसके लिए धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जेड दिशा में चुंबकीय फ्लक्स घटने का विरोध करेगी, यानी हमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए डॉट डॉट दिया है। डॉट डॉट का मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो हमारी तरफ है। अब चुंबकीय क्षेत्र को घटाना है, तो घट रहा है तो घटाने का विरोध करना है, यानी बढ़ाना है, तो डॉट डॉट और बढ़ाने हैं। तो कैसे क्या करेंगे, तो अगर हम वामावर्त दिशा में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रवाहित करें तो बाहर खुलने में क्या होता है, नुकीला भाग बाहर की होता है, यानी डॉट उत्पन्न होगा। अगर दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो क्रॉस उत्पन्न होगा, करंट अगर दाहिनी तरफ होगी तो क्रॉस बनेगा। तो हमें इसका सपोर्ट करना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है तो जेड दिशा में उसको बढ़ाना है, तो डॉट है तो डॉट और कर दे तो और बढ़ जाए। तो डॉट कैसे होगा, अगर वामावर्त दिशा में करंट फ्लो होगी तब, इसलिए डॉट उत्पन्न होगा अगर वामावर्त दिशा में फ्लो होगी, और डॉट उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इसलिए वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 13 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।